जानकी की हमेशा ही तबीयत खराब रहा करती थी। जानकी की बहू को शादी करके आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। तभी जानकी के बेटे का एक दुर्घटना में देहांत हो जाता है। इसके बाद जानकी के परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। जानकी का पति शंकर गांव में ही जमींदार के यहाँ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचकर 2 पैसे लाया करता, जिससे उसका घर चलता। और जानकी तो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती। आ गए तुम। आज आने में इतने लेट क्यों हो गए और राशन का सामान नहीं लाए? अरे जमींदार ने आज पैसे ही नहीं दिए। कह रहा था अब मुझे कोई काम नहीं होता और मैं सब्जी भी सस्ती बेच रहा हूँ, बल्कि मंडी में जो भाव सब्जियों के हैं मैं उसी दाम में बेचता हूँ। अरे उस जमींदार का दिमाग खराब हो गया है। एक तो बुढ़े आदमी से काम करवाता है, ऊपर से पैसे नहीं देता। अरे माँ जी, आपको पता है अपने गांव की जो कुंती काकी है ना, उन्हें भी 2-3 दिन पहले जमींदार की पत्नी ने धक्का दे दिया था। वे सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। हाँ, बहू सही कह रही है। ये तो मेरे सामने की बात है। जैसा जमींदार है उसकी वैसी पत्नी भी है। सबको पैसों का घमंड है। अरे बहू, घर में कोई दवा रखी है तो बुढ़े को दे दे, वरना जिस तरह खांस रहा है खांसते खांसते मर जाएगा। अरे नहीं मरूंगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। काम पर भी जाना है ना। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें काम की पड़ी है। कोई बात नहीं, हम लोग एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? अब अगली सुबह जैसे ही शंकर उठकर काम पर जाने की कोशिश करता है, वो चक्कर खाकर गिर जाता है। चंदा जैसे तैसे अपने ससुर को संभालते हुए बैठती है और अपने ससुर और सास जानकी से कहती है, आप दोनों ने घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपने शरीर को खराब कर लिया, लेकिन अब आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं क्या करूँगी, कहाँ से पैसे लाऊंगी और कैसे पैसे कमाऊंगी। बस इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। नहीं नहीं बहू, बहू मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, कमजोरी है तो आपको आराम करना है, बाकी का काम तो मैं देख लूंगी। इतना कहकर चंदा अपने कमरे में जाती है और बक्से से अपने पति का दिया हुआ सोने का कंगन निकालकर घर से बाहर निकल पड़ती है। मैं इस कंगन को बेचकर छोले कुलचे की दुकान लगाऊंगी, क्योंकि पूरे गांव में खाने पीने की चीजों की दुकान बहुत कम है और छोले और कुलचों से तो हर किसी का पेट भर जाएगा। चंदा सुनार के पास दुकान पर जाती है और कंगन को गिरवी रखकर सुनार से कुछ पैसे लेकर छोले कुलचे की रेडी लगाती है। हालांकि पहले और दूसरे दिन तो सिर्फ कुछ ही लोग चंदा से छोले कुलचे खरीदते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गांव के लोगों को पता चलता है कि जानकी की बहू ने छोले कुलचे की दुकान लगाई है, तो लोग चंदा के छोले कुलचे की दुकान पर पहुंच जाते। बहन, बहुत अच्छा किया आपने छोले कुलचे की दुकान लगाकर, क्योंकि पूरे गांव में ऐसी एक भी दुकान नहीं है। हाँ, और इसीलिए मैंने छोले कुलचों की दुकान खोली है। कम पैसों में पेट भी भर जाएगा। हाँ बहन, ये तो तुम सही कह रही हो। कम पैसों में 2 कुलचे और थोड़े से छोले मिल जाते हैं तो पेट भर जाता है। जानकी और शंकर को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी विधवा बहू गांव में छोले कुलचे की दुकान चला रही है, लेकिन मजबूरी क्या नहीं करवाती। इधर जब जमींदार को ये बात पता चलती है तो जमींदार आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तभी सोचूं शंकर क्यों नहीं आजकल सब्जियां तोड़ने आ रहा है। बहू को छोले कुलचे की दुकान खुलवाकर घर पे आराम कर रहा होगा। चलो आज शंकर की बहू के हाथों के छोले कुलचे का स्वाद लिया जाए। इतना कहकर जमींदार चंदा के छोले कुलचे की रेडी पर पहुंचता है और जमींदार को देखकर चंदा घूंघट करके जमींदार से कहती है, कहिए साहब, क्या खाएंगे आप? इस गांव में कोई भी कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है, और तू छोले कुलचे की दुकान लगाकर खुद को सेठानी समझ रही है। जी साहब, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुझे पता है ना, इस गांव के सारे लोग मेरे गुलाम हैं। मेरे खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। और तो और तेरा ससुर शंकर, अरे वो भी मेरे यहाँ काम करता है। लेकिन जब से तूने छोले कुलचे की दुकान लगाई है, वो मेरे खेतों में आके सब्जियां तोड़ के बेचने नहीं जा रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत कमजोरी है, चलने में भी दिक्कत आ रही है।
और उनकी तबीयत को देखते हुए मैंने ये छोले कुलचे की दुकान लगाई है। ठीक है, तू अपनी मनमानी कर रही है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे महीने के 1000 रुपये तेरी दुकान से चाहिए, वरना मैं तेरी दुकान तोड़ दूंगा। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। हालांकि चंदा पढ़ी लिखी थी, जमींदार इससे वाकिफ नहीं था और अगले ही दिन जमींदार अपने आदमी को भेजकर चंदा की दुकान से छोले कुलचे मंगवाता है, वो भी बिना पैसे दिए हुए। अरे अब जो भी हो, इस दुकान में मैंने पैसे लगाए हैं और बोर्ड पर साफ लिखा है गरीबों के छोले कुलचे, आज नगद कल उधार। अरे चुपचाप से जो बोले है ना वो बात को मानो, लगता है तुम नहीं हो। अरे जमींदार साहब को जानती नहीं हो का? जानती हो ना तो काहे इतना बकबक कर रही हो? चुपचाप से दुकान को हटाओ। मैं जमींदार जी को अच्छे से जानती हूँ और उन्हें और अब नहीं जानना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि जमींदार जी छोले कुलचे का पैसा नहीं दे पाएंगे तो मैं उन्हें छोले कुलचे दे सकती हूँ। अब जमींदार का आदमी जमींदार को सारी बातें बताता है कि कैसे चंदा ने उसकी लोगों के सामने बेइज्जती की। जमींदार को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने आदमी के साथ चंदा की दुकान पर आ जाता है और तोड़फोड़ करने लग जाता है। अरे ये क्या तरीका है, आप मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा मैंने आपको फ्री में छोले कुलचे नहीं दिए, इसलिए आप मेरी दुकान तोड़ रहे हो? जमींदार जी के पास तो अब छोले कुलचे खाने के भी पैसे नहीं है। देखो देखो कैसे चंदा ने छोले कुलचे नहीं दिए तो जमींदार ने चंदा की दुकान ही तोड़ दी। अरे जमींदार साहब, ऐसा है ना कि अब आपकी बदनामी बहुत हो जाएगी, इसलिए हीरो बनने का समय आ गया है। चंदा की दुकान तो आप तोड़ चुके हो, लेकिन अपनी पुरानी कोई दुकान उसको दे दो ताकि आपका गांव में रुतबा बना रहे, वरना लोग कहेंगे कि जमींदार साहब के पास छोले कुलचे के पैसे नहीं थे, इसके कारण दुकान तोड़ दी। अरे जमींदार जी, आपने क्या किया और क्यों किया? मैंने सुना है कि आपको मेरी बहू ने छोले कुलचे नहीं दिए, तो आपने ऐसा किया? ये तो गलत है ना। आपके पास पैसों की कौन सी कमी है जो आप एक गरीब की दुकान तोड़ रहे हैं? ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और गांव वाले जमींदार को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी शंकर और चंदा भी जमींदार को हंसता हुआ देखकर गुस्से में होते हैं। ये तो मैंने इसलिए तोड़ फोड़ मचाई है क्योंकि इस चंदा को मैं रेडी पे दुकान लगाता नहीं देख सकता। तभी मैंने सोचा था इसकी दुकान तुड़वा कर अपनी पुरानी दुकान इसे दे दूं, ताकि छोले कुलचे की दुकान पे ये आराम से काम कर सके बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अभी कुछ समय पहले तो आप मेरी दुकान को तहस नहस करके ये सब कह रहे थे कि तू मेरे खिलाफ जाएगी, और अब ये कौन सी नई चाल है? अरे बेटी, तू इस गांव की पहली औरत है जो मेहनत के लिए रास्ता लोगों को दिखा रही है, और मैं इतना भी नहीं कर सकता तेरे लिए तो क्या कर सकता था मैं? जमींदार होने का क्या ही फायदा, एक छोटी सी दुकान ही तो दे रहा हूँ। क्या बात है, मैंने तो जमींदार जी का ऐसा रूप पहली बार देखा है। अब जमींदार अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए खुद ही चंदा को एक दुकान दे देता है, जिसमें वो छोले कुलचे की दुकान खोलते हैं। और छोले कुलचे की इस दुकान का नाम होता है गरीब के छोले कुलचे। और जब से जमींदार ने खुद चंदा को अपनी जमीन पर छोले कुलचे की दुकान लगाने की जगह दी थी, तब से चंदा की दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी, जिससे चंदा अपने बूढ़े सास और ससुर का इलाज भी करवा रही थी। जमींदार जी, अब तक मैं आपको कितना गलत समझती रही, लेकिन आप जैसे भी हैं लोगों की मदद करते हैं और मुझे आपका ये बड़कपन देखकर बहुत अच्छा लगा। ये सब तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि गांव वालों का मुझ पे से विश्वास हट ना जाए, पर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। चलो जो भी है अच्छा है, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, गुस्से में नफरत में जैसे भी। इस तरह गरीब बहू के गरीब छोले कुलचे की दुकान खूब तरक्की करती है, क्योंकि जमींदार ने उसे जो जमीन दी थी उससे गांव के लोग पहले डर डर के चंदा की दुकान पर छोले कुलचे के लिए आया करते थे, लेकिन अब उन्हें किसी का डर नहीं था। ये कहानी है मिताली की सास विमला की, जो कि बहुत ही ज्यादा बेचैन रहा करती थी। वो हर बात पर बस बेचैन और परेशान ही रहती, और जब भी मिताली अपनी सास से कोई भी छोटी सी बात कहती तो उसकी सास विमला टेंशन में आ जाती और बेचैन होने लगती। ऐसा कह सकते हैं कि मिताली की सास विमला की बढ़ती उम्र भी उसकी बेचैन होने का एक कारण थी। ऐसे ही एक दिन मिताली रसोई में दूध उबाल रही होती है
और दूसरी तरफ वो सब्जियां भी काट रही थी कि तभी उबला हुआ दूध गैस पर गिर जाता है और ये सब मिताली की सास विमला देख लेती है तो उससे कहती है, अरे बहू ये क्या कर दिया सुबह सुबह तूने, ये दूध गिरा दिया। तुझे पता भी है दूध का गिरना कितना खराब माना जाता है। पता नहीं अब क्या अपशगुन होने वाला है। बहू मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। माँ जी बस दूध ही तो गिरा है और मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? और आप भी ना पता नहीं किन किन चीजों को मानती हो। ये सब कुछ नहीं होता है माँ जी। तो चुप कर जा बहू और जरा मेरे बेटे को फोन कर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। दूध का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है माँ जी, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। मिताली अपनी सास को बेचैन देखकर अपने पति सुरेश को कॉल मिलाती है और फोन को स्पीकर पर करती हुई सुरेश से बातें करती है। सुरेश अपने ऑफिस में होता है। हेलो सुरेश, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह? और मुझे क्या होगा? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हारे सामने ही तो ठीक ठाक निकला था ऑफिस के लिए। तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और माँ जी थोड़ी बेचैन हो रही थी। उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुमको फोन करके पूछा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे काम करने दो, मैं घर आकर बात करता हूँ। मिताली फोन कट कर देती है और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब बिना बात के ही बेचैन होने लगती हैं। अब दिन पर दिन मिताली की सास विमला की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और अब विमला बेचैन होने के साथ साथ थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे बात बात पर गुस्सा भी आने लगा था। अपने बढ़ते गुस्से की वजह से एक दिन विमला ऐसे ही अपनी बहू मिताली के पास जाती है। मिताली अपने कमरे में सो रही थी कि तभी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, दिन भर बस सोती रहती है, कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास जो आराम से सो रही है? अच्छा लगता है तुझे दिन भर ऐसे पड़े है ना? चल जाकर कुछ काम कर ले। लेकिन माँ जी मैं अपना सारा काम खत्म करके थोड़े लेटने आई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आकर कमरे में लेट गई। तू सारा काम खत्म ही जल्दी इसलिए करती है ताकि सारा दिन फिर सोती रहे? नहीं माँ जी ऐसा नहीं है। अब मिताली अपनी सास की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जैसे जैसे विमला की उम्र बढ़ती जा रही थी उसका यूं बेचैन होना अब बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मिताली अपने घर के बाहर सब्जी ले रही होती है कि तभी कमला उसके पास आकर कहती है, अरे मिताली, बहुत दिनों बाद देखा तुझे बाहर। कहाँ थी इतने दिनों से? क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? क्या बताऊँ अब तुझे कमला कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी सास ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं अपनी सास का। आखिर हुआ क्या है तेरी सास को जो इतनी परेशान हो रही है? अरे मेरी सास बस हर छोटी छोटी बात सुनकर बेचैन होती रहती है और सारा घर अपने सर पर उठा लेती है और बात बात पर इतना गुस्सा करती है। कुछ करो तभी कोई ना कोई बात पकड़ लेती है और मुझ पर गुस्सा करने लगती है और कभी कभी तो बिना बात के ही मुझ पर चिल्लाती है। अरे मिताली, बस तू इतनी सी बात पे परेशान हो रही है? ये तो हर किसी के साथ है, क्योंकि मेरी भी सास है, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह बढ़ती उम्र का तकाजा है, जिसके कारण ये सब होता है। क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद इंसान की सोच बच्चे जैसी हो जाती है। तो क्या मेरी सास अब बच्चों की तरह सोचती है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है? हाँ मिताली, ऐसा ही है। कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो गुस्सा कर रही हैं और क्यों बेचैन है। इसलिए तू इन सब चीजों की चिंता मत कर और ना ही वो इन चीजों को जान के करती हैं तेरे साथ। फिर अब मुझे उनके साथ कैसे रहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनको अच्छा महसूस हो और उन्हें गुस्सा कम आए? देख, तू सभी चीजें कर उनके लिए। उन्हें जो चाहिए वो कर, उनको जो पसंद है वो कर, उनका ख्याल रख और एक बच्ची की तरह उनका ख्याल रख। चल मैं चलती हूँ अब। मिताली सब्जियों को लेकर घर आती है। ऐसे ही एक रोज विमला का बेटा सुरेश देर रात तक घर नहीं आता। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब सुरेश घर नहीं आता तो मिताली की सास विमला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। विमला मिताली के पास जाकर उससे कहती है, अरे कैसे यहाँ बैठकर आराम से टीवी देख रही है? बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि अभी तक पति घर नहीं आया है, वो कहाँ होगा कहाँ नहीं। माँ जी ट्रैफिक में फंसे होंगे, आ जाएंगे। पता नहीं, आज से पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ सुरेश, आज ही इतना लेट हो गया। कैसे हो गया ये भी नहीं पता।
कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसके पीछे गुंडे तो नहीं पड़ गए होंगे। आजकल चोर लुटेरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। अरे जब तू टीवी देख रही है ना तो न्यूज लगा, टीवी पर अगर सुरेश के साथ कुछ हुआ होगा तो न्यूज पर आ जाएगा। माँ जी ये सब क्या बोले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा आप इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। माँ जी आप इधर सोफे पे बैठो 1 मिनट। निदाली अपनी सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, आप ये पानी पियो पहले और बिल्कुल शांत हो जाओ। रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो आराम से। कुछ नहीं हुआ किसी को और ना ही होगा। आप बेचैन होना कम कीजिए, सब ठीक है अब। पर बहू वो सुरेश वो आया नहीं ना अभी तक? हाँ माँ जी, मेरी बात हुई थी उनसे, वो अपने दोस्तों के साथ है, जिस वजह से उनको आने में समय लगेगा और अब आते ही होंगे। मिताली अब अपनी सास विमला को एक बच्चे की तरह अच्छे से समझती है ताकि उसकी सास विमला की बेचैनी कम हो सके और वो थोड़ा शांत महसूस कर सके। कुछ देर बाद सुरेश घर आता है। विमला अपने बेटे सुरेश को देखकर उसके पास जाती है। बेटा तू ठीक तो है ना? कहाँ लग गई तुझे? इतनी देर क्यों लगी तुझे घर आने में? तुझे पता है मैं कितना बेचैन हो गई थी। पर माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके बर्थडे पार्टी में था, जिस वजह से मुझे आने में समय लग गया। मैंने बताया तो था मिताली को कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मिताली तुमने माँ को नहीं बताया? मैं क्यों नहीं बताऊंगी, मैंने सब बताया माँ को कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी, लेकिन माँ जी को मेरी बातों पर यकीन हो तब ना। माँ जी पहले ही इतना घबरा जाती हैं और बेचैन हो जाती हैं कि उस समय इनको शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अपने बच्चे की चिंता भी ना करूं। अरे बेटा है मेरा, देर रात तक घर नहीं आएगा तो चिंता तो होगी ही ना, और क्या होगा। लेकिन माँ आपका इस तरह से चिंता करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको चिंता होती होगी, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है और आपको किसी बात की चिंता लेने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के लिए मैं हूँ। कोई भी बात है आप मिताली को बोलो, लेकिन अब आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर बेचैन होगी तो माँ कैसे काम चलेगा। लगता है अब मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। ठीक है बेटा, आगे से अब नहीं होया करूंगी परेशान। लेकिन एक बात ये भी सुन अपनी माँ की कि उसके लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। तो मेरा कितना भी ख्याल रख, लेकिन चिंता तो हो ही जाती है। मिताली अब अपनी सास को धीरे धीरे समझने लगी थी और उसके बेचैन होने पर उसे अच्छे से संभाल भी लिया करती। सुनंदा एक गरीब विधवा औरत थी जिसने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे नमन और बेटी निधि को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो खुद भूखी रहती लेकिन अपनी बेटी और बेटे का पेट भरती। वो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करके अपना घर चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नमन और निधि सुनंदा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ मुझे 1000 रुपए चाहिए, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, आपने जल्दी से दे दो ताकि ना मैं जल्दी से निकल जाऊँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ इसको तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने के अलावा कोई काम नहीं आता है। मैं पार्लर जा रही हूँ, आप मुझे 2000 रुपए दे दो, देर हो रही है। अच्छा निधि की बच्ची, यहाँ पहले मैं आया था और मैंने पहले पैसे मांगे थे, तो पहले हक मेरा बनता है। तू चुपचाप से यहाँ से चली जा। ज्यादा मत बन, अगर मैं सुंदर नहीं दिखी तो मेरी शादी नहीं होगी, इसीलिए मेरा पार्लर जाना जरूरी है। तू अपने दोस्तों के साथ बाद में घूमने जा सकता है, समझा तू? सुनंदा अपने बेटे बेटी को आपस में बहस करता हुआ देखकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है और एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, बस बस मेरे बच्चों, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम दोनों को ही पैसे दे पाऊँ। जो पैसे रखे हैं उससे घर की बिजली का पानी का बिल भरना है। सुनंदा ये बोलकर अपने काम पर निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद नमन चुपके से सुनंदा के कमरे में जाकर उसके पर्स से 1000 रुपए निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और निधि भी चुपके से जाकर 2 की जगह 3000 रुपए निकाल कर कहती है, माँ भी ना इस पर्स में 3000 पड़े हैं, मुझे दे नहीं सकती क्या? कोई बात नहीं, मैं ही अब पूरे 3000 रुपए ले जाती हूँ। निधि ये बोलकर पर्स से 3000 रुपए लेकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुनंदा बिजली पानी का पैसा भरने के लिए पर्स खोलती है तो वो खाली था। और ये देखकर वो अपनी बेटी और बेटे को अपने पास बुलाती है और कहती है, निधि नमन सच सच बताओ, तुम दोनों ने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं क्या? मेरे पर्स में 4000 रुपए थे, अब नहीं है। मैंने निकाले तब तो 3 थे, फिर माँ 4 क्यों बोल रही है?
लगता है माँ झूठ बोल रही है या भाई ने पैसे निकाल लिए हैं। मैंने तो बस 1,000 रुपए लिए थे, बाकी कहाँ गए? जिसके बाद निधि और नमन अपनी चोरी से बचते हुए कहते हैं। माँ आप तो रहने ही दीजिए, आप खुद ही पैसों को इधर उधर रख के भूल जाती हो, फिर हमारे आगे चिल्लाती हो। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं, माँ को तो आदत हो गई है चिल्लाने की। चलो हम यहाँ से चलते हैं। निधि और नमन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा अपने बच्चों की हरकतों को समझ जाती है कि चोरी उसी के बच्चों ने की है और वो रोते हुए कहती है, आखिर क्या परवरिश में कमी थी मेरी, जो मेरे बच्चे चोरी भी करने लगे, मुझे झूठा बताकर सुनाने भी लगे। हे भगवान, आखिर किस जन्म की सजा दे रहा है तो मुझे। सुनंदा ये बोलती है और अब बिजली पानी के पैसों के लिए अपने फैक्ट्री में ओवर टाइम करने लगती है। वो पैदल फैक्ट्री जाती ताकि कुछ पैसे बचा सके और इस तरह वो बिजली पानी का बिल भी भर देती। दिन बीतते हैं और एक दिन निधि शराब के नशे में चूर घर आती है, वो भी नमन के साथ। दोनों सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर सुनंदा कहती है, निधि ये सब क्या है, मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं क्या? अरे माँ, जब देखो आप हाई वॉल्यूम में शुरू हो जाती हो। काश आपका कोई म्यूट बटन होता, सर दर्द करके रख दिया आपने तो। हाँ भैया, ये ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की खुशी देख ही नहीं सकती, बल्कि अपनी बच्चों की खुशी से चिढ़ती है ये। हाँ, पीकर आए हम दोनों तो क्या हो गया, अब क्या खाना पीना भी छोड़ दे? एक तो वैसे भी पापा हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए, अब जितना है उतने में हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो आपको उससे भी परेशानी है? क्या भैया, आप भी यहाँ खड़े होकर किनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। निधि और नमन अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा फिर एक बार अपने भाग्य को कोसने लगती है। ऐसे ही गरीब माँ की बिगड़ी औलाद उसे परेशान किया करती और नीचा दिखाया करती। एक दिन एक कर्जदार उनके घर के दरवाजे पर आकर कहता है, अरे बहन जी, तुम्हारे बीमार पति ने मरने से पहले मुझसे 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो अब 2 लाख हो गया है। मुझे मेरा सब पैसा वापस करो, और वो भी आज के आज ही और अभी के अभी। भाई साहब, मैं इतने पैसे कैसे वापस कर पाऊंगी? आप तो सब जानते हैं ना, मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। सब जानता हूँ, तभी यहाँ पैसे मांगने आया हूँ। तुम्हारे बच्चों को शराब पीने की आदत है और उसके लिए तुम्हारे पास पैसे है, और मेरा कर्ज वापस करने के लिए नहीं। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है। भाई साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो निकल जाना यहाँ से, तुम्हारे घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। सुनंदा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे अपनी बेटे से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर मरने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसका बेटा नमन और निधि आ जाते हैं और नमन अपनी माँ को रोककर उसके गले से रस्सी निकालकर कहता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई, ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई जो आपको इतना बड़ा कदम उठाने का सोचना पड़ा? हाँ माँ, आपने एक भी बार अपने बच्चों का नहीं सोचा कि वो आपके बिना कैसे रहेंगे? आप हमको छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? मैं क्या करती मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। कल को कर्जदार आकर हम लोगों को हमारे घर से निकाल देता तो मैं ये नहीं देख पाती। माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई आपको हमारे घर से नहीं निकालेगा, आप परेशान मत हो। हाँ माँ, मेरे रहते मेरी माँ की आंखों में आंसू आए, ये नहीं देख सकती मैं। आप फिक्र ना करें, आपके दोनों बच्चे सब संभाल लेंगे। निधि और नमन ये कहकर अपने सभी बिगड़े दोस्तों से आर्थिक मदद मांगते हैं। निधि और नमन को सच्चे और असली दोस्तों की पहचान ये बुरा वक्त करवा देता है। जिसके बाद उनका एक स्कूल का दोस्त उन्हें 2 लाख रुपए उधार देता है। देखो, मैं तुमको ये उधार दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा समय पे वापस कर देना। तू चिंता मत कर भाई, मैं और निधि ना खूब मेहनत करेंगे और तेरे सारे पैसे तुझे वापस कर देंगे। रोहन, तुमने हम दोनों की मदद करके ये साबित कर दिया कि तुम हम दोनों के सच्चे दोस्त हो। जिसके बाद वो उन पैसों को कर्जदारों को देकर अपना कर्जा चुका देते हैं और उसके अगले दिन नमन और निधि सुबह जल्दी उठकर सुनंदा से कहते हैं, माँ मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। तुझे क्यों? माँ पहले मुझे आशीर्वाद देगी, उनका बड़ा बेटा हूँ मैं। अरे तुम दोनों और नौकरी, ये सूरज कहाँ से निकला है? आज ये क्या हो रहा है मेरे घर में?
माँ, भैया ने किसी दोस्त की कंपनी में अप्लाई किया था तो मैंने भी कर दिया और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों को अपनी असली जिम्मेदारी का एहसास हो गया। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे और हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करे। अब चलो निधि मैडम, देरी हो रही है। अब क्या पहले ही दिन काम पे लेट पहुंचना है? नमन और निधि ये कहकर काम पर निकल जाते हैं, जिसके बाद सुनंदा ये देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसके बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई है और गरीब माँ की बिगड़ी संतान अब सुधर चुकी है। और ये देखकर सुनंदा बहुत खुश थी और खुशी से उसकी आंखें भर आती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहा करती और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है।